नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने और देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने पर पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, जल जीवन मिशन और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इनसे करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण जैसे कदमों की भी सराहना की। राष्ट्रपति के प्रस्तावित 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर देहरादून पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ ट्रैफिक प्रबंधन को भी मजबूत किया जा रहा है। वीआईपी मूवमेंट के दौरान विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाएगी और प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। पुलिस ने लोगों से यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। देखिए, ट्रैफिक एडवाइजरी पुलिस के द्वारा इस संबंध में लगातार जारी की जाती रही है। जैसे वीकेंड के समय में भी हमारी एडवाइजरी जारी की गई थी। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का 2 दिवसीय दौरा है और मेन जो हमारा एरिया है उस कोर एरिया में ही उनके द्वारा अ, भ्रमण लगातार किया जाएगा। उसको लेके हमारी जो एडवाइजरी है, ट्रैफिक एडवाइजरी, वो जारी की जाएगी। जो हमारे ट्रैफिक के अरेंजमेंट्स हैं और जो ट्रैफिक की ड्यूटियां हैं वो लगाई जाएंगी, ताकि आम जन को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। और देहरादून में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं और इस बीच भाजपा विधायक विनोद चमोली ने टिकट वितरण को लेकर पार्टी की रणनीति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर एक से अधिक दावेदार होते हैं वहां भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जाती है और जीत की संभावना भी अधिक रहती है। चमोली ने कहा कि भाजपा में सिटिंग विधायकों को प्राथमिकता दी जाती है और यदि कोई विधायक स्वयं चुनाव लड़ने से इनकार करता है या कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है तभी नए चेहरे पर विचार किया जाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य जीत सुनिश्चित करना है और उसी उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा जिसकी जीत की संभावना सबसे अधिक होगी। सवाल मेरा ये है कि कैसे पार्टी बैलेंस करके ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे पाएगी जिससे कि ये जो चैलेंज है पार्टी के लिए वो स्मूथ हो सके। कि पहली बात तो यह है कि जिन सीटों पर एक से अधिक दावेदार हैं, मैं उसको अच्छा मानता हूं, क्योंकि इसका मतलब वहाँ जीतने की संभावनाएं ज़्यादा है और इसीलिए ज़्यादा लोग वहाँ पर टिकट मांगते हैं कि किसी को भी टिकट मिलेगा तो जीतेगा। उसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो वो पार्टी की सीट होती है, जो सिंबल की सीट होती है। तो जहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ हैं वो हमारे लिए बेहतर स्थिति बताती हैं। जहाँ तक टिकट का प्रश्न है, तो जहाँ पर सिटिंग विधायक हैं तो स्वाभाविक तौर पर पहले उनको ही आंका जाएगा। यदि कोई अपरिहार्य परिस्थितियां होंगी, कोई विधायक कहेंगे कि मैं लड़ने का इच्छुक नहीं हूं। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की कवायद तेज होती नजर आ रही है। यूकेडी समेत कई क्षेत्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती देने की तैयारी में हैं और इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्य मुकाबला केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। वहीं कई क्षेत्रीय दलों का जनाधार बेहद सीमित है। बताया जा रहा है कि बीजेपी को हराने के उद्देश्य से बनने वाले मोर्चों का चुनावी राजनीति पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। कौन से दल हैं मुझे बताओ ना, तो एक दल बता दो कौन से दल हैं। आप नाम भी नहीं गिना सकते 25। आप अगर नाम गिनाते हैं, मैं मोटे तौर पे बताता हूँ। नंबर 1 पे भाजपा, नंबर 2 कांग्रेस जिससे हम लड़ते हैं, सपा या है नहीं, बसपा में एक आदमी रह गया, वो भी पर्टिकुलर कुछ पॉकेट पे है, उसके अलावा है नहीं। इसके बाद आती है यूकेडी। यूकेडी तो मैं कमेंट तो नहीं करना चाहता, सब हमारे बच्चे हमारे साथी हैं सारे, लेकिन यूकेडी अपने आप में अभी भी क्षेत्रीय दल नहीं है। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि क्षेत्रीय दल होने के लिए आपको टोटल वोट का 6% वोट चाहिए होता है।
हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी है। भाजपा किसान मोर्चा के युवा नेता शिवा चौहान की ओर से हरिद्वार ग्रामीण सीट से दावेदारी पेश की गई है। रानी मांजरा गांव में आयोजित बैठक में शिवा चौहान ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देंगे। वहीं ग्रामीणों ने भी स्थानीय और क्षेत्र की समस्याओं से परिचित उम्मीदवार को टिकट देने की मांग उठाई। उनका कहना है कि शिवा चौहान क्षेत्र के युवा और सक्रिय नेता है, इसलिए उन्हें मौका मिलना चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर सुरेश कंबोज नाम के व्यक्ति ने उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक बयान प्रसारित किए हैं। उन्होंने कहा कि उन पर अवैध वित्तीय लेन देन और अन्य मामलों से जुड़े बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उन्होंने डीसीपी नई दिल्ली से सख्त कार्रवाई की मांग की है। नहीं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो मैंने कोई रिपोर्ट ही नहीं किया है, इसलिए मैं पुलिस को इस मामले में तो कोई दोष नहीं दे सकता। पहले भी कानून व्यवस्था पे सवाल उठा नहीं, कानून व्यवस्था तो जब भी खराब होगी तो हम सवाल उठाएंगे। मैं जनप्रतिनिधि हूँ और जन भावनाओं की कदर करना, उनका ख्याल रखना ये मेरा दायित्व है। और मेरा ही नहीं, जो भी जनप्रतिनिधि है, अगर जनता के खिलाफ कोई बात जाती है तो उस आवाज को उठाना चाहिए, इसीलिए जनता हमको चुनती है। सर, शिकायतों में किन पहलुओं पे आपने ज्यादा फोकस किया? नहीं, देखिए जो उसमें आरोप लगाए गए, ये आरोप अनर्गल। आगामी अर्धकुंभ मेले को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बयान पर सियासत तेज हो गई है। अल्मोड़ा में आयोजित एक जनसभा के दौरान ठुकराल ने आरोप लगाया था कि राजनीतिक लाभ के लिए वर्तमान सरकार हिंदुओं की जान जोखिम में डाल रही है और इस बयान पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजकुमार ठुकराल लंबे समय तक भाजपा में रहे हैं और उन्हें भाजपा की कार्यशैली का अनुभव है। हरीश रावत ने कहा कि लोग पहले भी इस तरह की घटनाओं के राजनीतिक लाभ उठाए जाने की बात करते रहे हैं, इसलिए यदि ठुकराल ने ऐसा कहा है तो उनके पास कुछ जानकारी या अनुभव अवश्य होगा। फरवरी 27 मंचासी जितने भी मेरे नेता हैं इनसे भी निवेदन कर रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी को मिलो, पुलिस के महानिदेशक डीजीपी साहब को मिलो और गृह सचिव को मिलो। 15 जनवरी से अर्ध कुंभ का मेला हरिद्वार में, और अर्ध कुंभ के मेले में सत्ता पाने के लिए कोई भी अप्रिय घटना ये लोग करवा सकते हैं। जिनकी सत्ता है ये उत्तर प्रदेश, उनको ज्यादा अनुभव है उनकी रणनीति का, भाजपा की, और लोग कहते हैं इस बात को कि लोगों का मानना है कि पहले भी इस तरीके के वाकये हुए हैं और उन वाक्यों का राजनीतिक लाभ उठाया गया है। अब उन्होंने, यदि ठकुराल जी ने कहा है तो काफ़ी समय भाजपा में रहे हैं तो उनको कुछ जानकारियां होंगी उसी का। मुनि की रेती में चारधाम यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने और संदिग्धों पर नजर रखने के लिए टिहरी पुलिस लगातार एक्टिव मोड में है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के निर्देश पर पुलिस ने क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों का सघन सत्यापन अभियान चलाया और इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 16 लोगों के चालानी कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने क्षेत्र में रह रहे बाहरी व्यक्तियों, नौकरों, ठेली फेरी वालों और मजदूरों सहित कुल 90 लोगों के दस्तावेजों की जांच की। सत्यापन न कराने वाले इन 16 व्यक्तियों का 10-10 हजार रुपए का चालान किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को किराए पर रखने, ठेली फेरी, ठेकेदार या लेबर को काम पर रखने या होटल ढाबों में कर्मचारी नियुक्त करने से पहले उसका
देहरादून में बढ़ती महंगाई और रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल समेत दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के विरोध में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। एसले हॉल चौक पर प्रदेश महासचिव स्वाति नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनता का बजट बिगड़ गया है, जबकि लोगों की आय में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही है। स्वाति नेगी ने सरकार से महंगाई पर नियंत्रण करने और आम लोगों को राहत देने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। देखिए भैया, उत्तराखंड की जो जनता है ये बेहाल है, महंगाई बढ़ती ही जा रही है, इनकम का कोई साधन है जो बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो उत्तराखंड की सरकार है उसका सारा ध्यान विज्ञापनों की ओर है, वो सिर्फ अपनी पीठ के कमाने में लगी है। लेकिन आम जनता की जो परेशानी है, महंगाई, पेट्रोल का दाम है, सिलेंडर का दाम है। हल्द्वानी में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। गोदाम में लगी आग से जहां लाखों रुपए का नुकसान हुआ था, वहीं 2 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई थी। घटना के बाद जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे और शहर भर में बड़े गोदामों और कमर्शियल प्रतिष्ठानों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच के निर्देश जारी किए थे। प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। अग्निकांड के बाद प्रशासन, अग्निशमन विभाग और संबंधित विभागों की संयुक्त टीमों द्वारा शहर में ताबड़तोड़ निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। जांच के दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाए जाने पर अब तक 5 बड़े गोदामों और प्रतिष्ठानों को सील किया जा चुका है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अभी फायर सेफ्टी के लिए जनपद में अभियान चलाया जा रहा है। तो जितने हमारे घनी आबादी के बीच जो प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो होटल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उनमें दमकल एम्बुलेंस की आवाजाही हो सकती है या नहीं हो सकती है, या अभी CBRI की एक रिपोर्ट आई है, उसमें जो जर्जर और जीर्ण शीर्ण इमारतें हैं उनको भी इस अभियान में देखा जाएगा। पौड़ी पहाड़ में गुलदार का खौफ एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। कोट ब्लॉक के बाजू गांव में पास घास लेने गई महिला पर गुलदार ने दिन दहाड़े हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। गुलदार महिला को घसीटकर एक खंडहर मकान में ले गया, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो इस घटना से पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हो रहे हमलों के बावजूद वन विभाग और शासन ठोस कदम उठाने में नाकाम रहे हैं। लोगों ने पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग उठाई है। आपको बताते चले, जी आज एक दुखद घटना हुई जिसमें पौड़ी से लगभग 5 किलोमीटर दूर बाडियों खांडसियू गांव में एक वृद्ध महिला को गुलदार द्वारा मार दिया गया। लगभग 10 से 11 बजे के बीच की ये घटना है। अपने घर से थोड़ी ही दूर पर वो अपने खेतों में घास काटने गई थी। तो जैसे ही सूचना मिली तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और साथ में पुलिस विभाग तथा इसने आज भी एक महिला को मार दिया था और इसके पीछे हम लगे हुए थे। इसने पहले भी कुछ घटनाएं करी थी, लेकिन ये क्या करता था कि घटना करके वहाँ से भाग जाता था। आज लेकिन ये घटना स्थल पर जहाँ पे इसने करा था तो वहीं पे हमें मिल गया और इसको एक जगह पे झाड़ियों पे जब इसने हमला करने की कोशिश करी, ये बिल्कुल वहीं पे था जहाँ इसने औरत को मारा था। तो इसको फिर एक संयुक्त रूप से वन विभाग की टीम के साथ मिलकर इसको वहाँ पे ढेर कर दिया। उम्र करीब 7-8 साल की इसकी उम्र थी और एक नर था ये। और इसके पीछे ऐसा महोदय कि मैं जो बयान दिया आपने, इसकी मैं बहुत निंदा करती हूँ कि ऐसा ये जो बयान दे रहा हूँ हमारा वन मंत्री महोदय, इसकी मैं बहुत घोर निंदा करती हूँ। लेकिन जो आज एक घटना घटी हमारे देवार गांव के वाली ग्राम सभा में, एक महिला को सुबह लगभग 9 बजे जो गुलदार ने जो निवाला बनाया, उसके बाद लगभग 3-4 घंटे के बाद जो हमारे जिले के अधिकारी यहाँ पर आए थे, तो DM आए यहाँ पर, DPO साहब यहाँ पर आए थे, तो वो भी यहाँ पर ऑन स्पॉट आए होंगे, लेकिन उन्होंने सबसे बात नहीं की। यहाँ पर IJ मैडम यहाँ पर आई थी, अभी जब दोबारा IJ मैडम अभी हमसे बात। जो ये महिला थी ये वाड़ी गांव है, तो यहाँ की थी, वो मेरी सास जी हैं, उनका नाम है प्रभा देवी। ये रोज़ की तरह मतलब जो रोज़ का रूटीन है उनका, जो दूध देना आना और घास चारा पत्ती के ले जाना, तो ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे लगता है घर से शायद 200 मीटर भी नहीं है। तो इतना इनका रोज़ का डेली रूटीन था और उसके बाद अपना खाना खुना बनाते थे।
तो मुझे लगता है कि शायद वो 10 बजे के आसपास की बात है, क्योंकि 9 बजे तक तो आ ही जाता हूँ घर पे मोस्टली। तो 10 बजे के आसपास जब श्रीमती शोभा देवी हूँ, मैं यहाँ पे जल पानी में रहती हूँ, खाने शरण में रहती हूँ। ऐसे हमने भी कई बागों से संघर्ष किया है। ऐसे हमारे आगे पीछे भी बहुत झाड़ी हो रखी है, बहुत वन पेड़ हो रखे हैं। हमने जो है विधायक साहब को भी अर्जी दे रखी है कि हमारे घर के पीछे भी लोपिंग किया जाए। अभी तक उन्होंने भी कोई आवाज नहीं उठाई। ऐसे हमारे कई गाय बच्ची मार दी। ऐसे हम पे भी घास के ले गए, हम जंगल में हमारे पे भी हमला कर दिया। ऐसे में अब वन अधिकारी लोग जो कर्मचारी जो भी है, पहले तो बाघ को मार नहीं रहे, और जो मार भी रहे हैं तो बाघ की डेड बॉडी तो पहले चली गई, और जो इंसान की डेड बॉडी वो यहीं पड़ी हुई। जहां मुनि की रेती पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 26 वाहनों को मौके पर ही सीज कर दिया। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के मद्देनजर मुनि की रेती थाना पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कमर कस ली है। पुलिस ने क्षेत्र के विभिन्न व्यस्त चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 26 वाहनों को मौके पर ही सीज कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टेरी के निर्देश पर मुनि की रेती पुलिस द्वारा ये सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस टीमों ने थाना क्षेत्र के सबसे व्यस्त और भीड़ भाड़ वाले पीडब्ल्यूडी, मधुबन तिराहा और कैलाश गेट चौक पर मुस्तैदी के साथ चेकिंग की। पुलिस ने सख्त हिदायत दी है कि यातायात को प्रभावित करने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ ये चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र में एक विवाहिता के साथ कथित मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि विवाहिता को लंबे समय तक घर में अलग थलग रखकर प्रताड़ित किया गया और उसके बाहरी संपर्कों पर भी रोक लगाई गई। परिजनों का कहना है कि जब महिला घर से बाहर आई तो उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बेहद खराब थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें थाना सेलाकुई में एक व्यक्ति द्वारा उसी के जो एक बिटिया है उनके ससुराल पक्ष पर ही आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा शादी के बाद से उनकी बेटी को घर में बंधक बना के रखा गया था और उनके साथ मारा पीटा जाता था। पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको इसमें जो उनकी बेटी है उसको वहाँ से हटाया गया। अभी उसमें जाँच क्योंकि चल रही है। मामला पारिवारिक विवाद का ज़्यादा लग रहा है। मैं सर क्या मुझे कभी रूम पे कोई बात होती सर, एक रीजन है बच्चों के लिए सर। शादी मेरी हुई थी 2024 में और 14 अप्रैल में। तो सर शादी के तुरंत बाद मेरी सास ने कहा कि बच्चे पैदा कर सर, मतलब बच्चे पैदा नहीं करती तो मैं अपनी बेटे की शादी किसी और से करवाती हूँ। तो सर बच्चे पैदा हो गए। तो सर मतलब प्रेगनेंसी के बाद बच्चे होने के बाद हर माओ को होता है सर, आपको ये पता होगा हर माओ को होता है। तो सर मतलब उनको ये लगा कि डिप्रेशन एक बीमारी, एक पागलपन है। तो सर वो हर बस मुझे बोलती कि तू पागल है, तुम्हारी बेटी पागल है। मुझे हमें भी नहीं मालूम कि मेरी बहन को क्यों मारा गया है। अगर बच्चे का मामला था तो उसकी पहले भी शादी हो रखी है, उनके कॉन्टेक्ट में हम अभी भी हैं। तो वो बात यही है कि जो मुझे मालूम चला कि उनको भी जो पहली वाली वाइफ थी उसको भी बहुत मारा पीटा गया था, क्योंकि वो भी बच्चे नहीं कर पाई थी, इसलिए उन्होंने उसको मारा पीटा। उन्होंने भी डाइवोर्स फाइल किया, लेकिन हमें ये मालूम चला अब की डाइवोर्स अभी तक नहीं हुआ है, अब हुआ 2025 में। उन्होंने मेरी बहन को धोखा दिया, क्योंकि शादी कर ली मेरी बहन से, डाइवोर्स अभी तक नहीं हुआ। 2025 में डाइवोर्स हुआ उनका, और जैसे बच्चे हुए मेरी बहन को उससे अलग कर दिया गया। अभी उनके घर में एक महिला रह रही है। देहरादून की सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता रीता सूर्य ने राजेंद्र कुमार और उनके परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ विभिन्न दस्तावेजों में जन्मतिथि और आधार कार्ड संबंधी कथित विसंगतियों को लेकर न्यायालय में निगरानी वाद दायर किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है सरकारी अभिलेखों, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और आधार कार्ड में दर्ज जानकारियों में अंतर है, जिसकी स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय देहरादून ने मामले को स्वीकार करते हुए प्रतिपक्षियों को नोटिस जारी कर सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मामले की सत्यता पर अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। प्रेस वार्ता करने का, हम सब यहाँ पर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और आरटीआई क्लब के मेंबर है जितने भी आपके समक्ष हैं। हम आरटीआई के माध्यम से दस्तावेजों को कलेक्ट करते हैं, वो अधिकारियों के द्वारा ही प्रमाणित और साइन करके हमें दिए जाते हैं।
और उसी के आधार पे जो है हम भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, ना कि हम पेपर अपनी तरफ से बना के या वो करेंगे। जब ये मेरे संज्ञान में आया तो मैं सब अधिकारियों के पास गई, हालांकि पहले नगर निगम का ही था, जो मैंने सारे दस्तावेज दे रखे हैं मेरे पास हैं। मैं जिला अधिकारी से लेके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कोतवाली सब जगह गई, सारे पेपर लगा के दिए कि ये फर्जी काम हो रहा है, आप रोकिए, फर्जी नौकरी दे रहे हैं, फर्जी पेंशन दे रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। लेकिन जो कि उनका जवाब होता है कि हमने निष्कर्ष निकाला है, पुलिस का तो यही होता है, हमें इसमें कुछ भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ जो मैडम ने दिया है। तो इसके बाद मेरे जो भी मैटर होता है मैं न्यायालय की ही शरण में जाती हूँ, वहीं मेरे को न्याय मिलता है दस्तावेज और सबूतों के आधार पर। इसके बाद इन सब को लेके मैंने कलेक्शन करके मैं न्यायालय की शरण में चली गई, और न्यायालय की शरण में जाके सीरियम कोर्ट में मैंने जो है, जो पहले 156 दिन होती थी, खटीमा में करंट लगने से एक लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया और बिजली विभाग के प्रति स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। जानकारी के अनुसार लाइनमैन रंजीत अपने साथी कर्मचारियों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर का फ्यूज जोड़ने के लिए गया था। प्रत्यक्षदर्शी कर्मचारी जितेंद्र ने बताया कि कार्य शुरू होने से पहले कंट्रोल रूम से शटडाउन मांगा गया था, जिसके बाद कंजाबाग सब स्टेशन से फोन पर शटडाउन दिया गया। लेकिन जैसे ही लाइनमैन रंजीत पोल पर चढ़ा, वे 11,000 लाइन की चपेट में आ गया। आरोप है कि विभाग कर्मचारियों द्वारा शट डाउन किया ही नहीं गया था। वहीं ठेकेदार के सुपरवाइजर और परिजनों ने कंट्रोल रूम में तैनात कर्मचारी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। वहाँ पे जो बैठे वो सिट डाउन नहीं देते, ये बात क्या जय साहब तक नहीं पहुंची होगी, ऐचओ के पास नहीं पहुंची होगी। आज जय उन्होंने सिट डाउन मांगा, उन्होंने कहा सिट डाउन हो गया, तो बंदा चढ़ेगा नहीं काम करने के लिए। तो सिट डाउन नहीं दिया था। अब ये तो वही, जब सिट डाउन नहीं दिया तभी तो ऐसा हादसा हुआ है। तो क्या इस चीज पे कमी इनकी नहीं है चाहिए ऐचओ की? क्यों नहीं इन्होंने कार्रवाई करी, जबकि इनसे 10 बार कहा जाता था कि वो हमें सिट डाउन नहीं दे रहा है। कमी किसकी है? इनकी है। एक बहुत दुखद घटना है, एक परिवार का चिराग बुझा है और इस संबंध में हमने उच्चाधिकारियों से वार्ता की है और जितना भी उचित मुआवजा होगा और जितने भी उसको परिवार को उचित लाभ दिलाए जा सकते हैं उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस घटना से अवगत भी कराया जाएगा और हर प्रकार की मदद के लिए। ये व्यक्ति मृत अवस्था में, कुछ जो साथ में काम करने वाले थे वो इस चिकित्सालय में। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।